नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन वापस होने हैं और जिसको लेकर भाजपा अपने रूठों को नामांकन वापस कराने में लगी है। इसकी जिम्मेदारी संगठन से जुड़े लोगों के साथ साथ स्थानीय विधायकों और कैबिनेट मंत्री को दी गई थी। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी जगह से ऐसे संदेश आ रहे हैं कि जिन लोगों ने पार्टी से नाराज होकर अपना नामांकन कराया था वो सब लोग आज नामांकन वापस ले लेंगे और उम्मीद यही है कि ज्यादातर ऐसे लोग नामांकन वापस ले लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने नामांकन कराया है। कल उनमें से मुलाकात की गई। साथ ही आपको बता दें कि उनसे बिना शर्त नाम वापस लेने को कहा गया है और अब उनकी मर्जी है वो नाम वापस लेते हैं या नहीं। वहीं भाजपा का साफ कहना है कि जो लोग पार्टी के खिलाफ जाएगी और उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुझे बताते खुशी है कि जो संकेत हमको प्राप्त हो रहे हैं लगभग इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इच्छुक थे टिकट के, लेकिन टिकट मिलने के बाद मैंने हमारे संगठन से भी कार्यकर्ताओं से वार्ता की है और सायंकाल तक स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। हमारी कोशिश है कि लगभग सभी स्थानों भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों के पक्ष में सब लोग नामांकन वापस ले लें और उसके परिणाम से आज सायंकाल तक आने में अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार है कि लगभग कल 25 से लोग उधर नगर निकाय चुनाव में नाम वापसी का अंतिम दिन है। तमाम पार्टियां अपने रूठों को मनाने में लगी हुई हैं और इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी एक संगठित पार्टी है और उसके कार्यकर्ता भी पार्टी के सभी आदेशों का पालन करते हैं। वहीं कुछ चंद लोग जो हैं पार्टी से रूठे हुए हैं उन्हें शाम तक मना लिया जाएगा, परंतु यदि कोई पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई कर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देखिए, पार्टी संविधान में व्यवस्था है और जिसकी सदस्यता होगी पार्टी के अंदर वो भी पार्टी को नामांकन वापस दे देते हैं और पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं तो उनको भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित करना हमारी मजबूरी होगी। और मैंने अपील भी की है, लगातार 2 दिन मैंने सभी अपने जो कार्यकर्ताओं अपील भी की है कि अनेकों अवसर खुलते हैं सत्ता में, हमें केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, जिले में सरकार, नगर पालिकाओं में सरकार, हर व्यक्ति के लिए रास्ते बनेंगे। इसलिए पार्टी विरोध में किसी व्यक्ति को जाना उचित नहीं है, नहीं जाना चाहिए और कोई अगर उस सीमा रेखा का उल्लंघन करता है तो फिर हमको उसको पार्टी से निकालना पड़ेगा। उधर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अल्मोड़ा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू, कर्नाटक जिला संगठन मंत्री त्रिलोचन जोशी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट के साथ आधे दर्जन पदाधिकारियों ने कांग्रेस का दामन थामा। इसके साथ ही कई अन्य लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की रीति और नीतियों से प्रभावित होकर लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। देखिए, कांग्रेस की नीतियों को लेके, कांग्रेस के संविधान की विचारधारा को लेके और पार्टी संगठन को लेके आज हमारे कई ऐसे आप पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के साथ कई लोगों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है और पूरे समर्पित भाव से कांग्रेस के लिए आजीवन अपना काम करने का संकल्प लिया है। मैं इनको बधाई देता हूं। देखिए, पार्टी ने इन सभी लोगों को बहुत सम्मान दिया जब इन्होंने दूसरी पार्टी से कांग्रेस की सदस्यता ली है और हमेशा
सम्मान दिया है और सम्मान देने का संकल्प लिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है और मैं इस बारे में बहुत ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उधर मंगलौर नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस द्वारा घोषित प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। बता दें कि नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। बता दें कि प्रेस वार्ता करते हुए विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि जिन दस्तावेज पर उनका पर्चा खारिज किया गया उन दस्तावेजों पर 4 बार चौधरी इस्लाम चुनाव लड़ चुके हैं और यह बीजेपी की चाल है। उपचुनाव में मिली करारी हार का बदला लेने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त किया गया है। उन दस्तावेजों को गलत बताया गया जिनके आधार पर चौधरी इस्लाम अब तक 4 बार नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं, सभासद निर्वाचित हो चुके हैं और नगर पालिका चेयरमैन निर्वाचित हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि निर्वाचन अधिकारी ने बीजेपी के कहने पर जानबूझकर दस्तावेजों को गलत बताकर निरस्त किया गया है और साथ ही कांग्रेस में भारी रोष देखने को मिल रहा है जिसे कांग्रेस किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का निर्वाचन अधिकारी पर आरोप है कि जिस तरीके से जिन दस्तावेजों से आज तक वो तमाम इलेक्शन लड़ते आए हैं उनको गलत ठहराया गया है और उस आधार पर उनका पर्चा निरस्त किया गया है। तो इसको लेकर भारी रोष उनके बीच में देखने को मिल रहा है। तो वहीं चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरीके से देखने को मिलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद इतने दहशत में और इतने डरे हुए हैं कि उनकी लड़ने की एक क्षमता वो बिल्कुल खत्म हो गई। ये चुनाव लड़ने में लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक तरीके से उन्होंने चूड़ियां पहन ली है और चूड़ियां पहनने से मेरा तात्पर्य चौधरी साहब का कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना और जोर जबरदस्ती के साथ नामांकन रद्द करवाना ये उसी चूड़ी पहनने का सबूत हुआ। अगर उनमें लड़ने का मादा होता तो लड़ते चुनाव मैदान में आते। आज लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिन है और चौधरी इस्लाम साहब जो मंगलौर के नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। मैं आपको बता दूं कि चौधरी इस्लाम जी 2003 में मंगलौर नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ चुके थे। 2008 में 2003 में हारे थे। 2008 में नगर पालिका सभासद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो वहीं मेयर सहित अन्य पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड 9 पल्ली बमोरी क्षेत्र में बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी गिरीश नैनवाल अपने वार्ड के सभी लोगों से मिल रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव के बीच गिरीश ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां पर उद्घाटन में बीजेपी के नगर अध्यक्ष प्रताप रेखवाल सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसी दौरान नैनवाल ने कहा कि उनके वार्ड में तमाम समस्याओं का ढेर है। उन्होंने कहा कि अगर वे जीतते जाते हैं तो वहीं सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे बीजेपी नेता कमल उप्रेती ने कहा कि बीजेपी ने वार्ड 9 से एक शिक्षित और कर्मठ व्यक्ति को पार्षद का टिकट दिया है।
मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे वार्ड नंबर 9 के लिए गिरीश नैनवाल एक शिक्षित व्यक्ति को यहाँ पर वार्ड मेंबर के लिए प्रत्याशी बनाया है और पूरा मोहल्ले जितना भी पूरा हमारा वार्ड है उसका एक बहुत अच्छा समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक शिक्षित और मृदुभाषी एक व्यक्ति हमारे समक्ष इस बार आया हुआ है और जिसने कि अपने पद में नहीं रहते हुए भी पिछले कई समय से मोहल्ले की समस्याओं के निराकरण में लगातार लगा हुआ है और जिससे जैसे बिजली की समस्या कई जगह में रहती है, बिजली पोलों में, रात्रि में, तो इस तरह के कार्य उन्होंने नाली बनवाना वगैरह इस तरह के काफी कार्य किए हैं और जनता के बीच में एक उनका अच्छा पैठ बनी हुई है। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हम पर विश्वास करके हमें अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करने का एक मौका दिया और हमें यहाँ से प्रत्याशी बनाया और वार्ड के सभी लोगों के सहयोग से इस वार्ड की जितनी भी बेसिक समस्याएं जो भी हैं, आधारभूत मूलभूत समस्याएं, उनका हम सब निराकरण करने का प्रयास करेंगे सभी के सहयोग से, सभी के समर्थन। प्राथमिकता में सर्वप्रथम सड़कों का प्रॉपर जो नहीं बनना, उसकी वजह से जल भराव की समस्या है कई जगह, उसको सर्वप्रथम ने देखना है। उसके कई जगह गड्ढे पड़े हुए सड़कों में, उनको सही करना है। पानी की प्रॉपर अभी सुविधा नहीं हो पा रही है, पेयजल की समस्या काफी है। उधर कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन पर आपत्ति को लेकर दिन भर भी नगर निगम में तनातनी रही और शाम के समय 2 वार्डों से प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त होने से भड़के कांग्रेसी और भाजपाई उलझ गए। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में हाथापाई तक हो गई। रायपुर विधायक उमेश शर्मा का बुधवार से ही कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर आपत्ति जता रहे थे। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन भी किया। बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करते हुए धरना दिया। तो वहीं दोपहर बाद विधायक काऊ फिर नगर निगम पहुंचे। उन्होंने रिटर्निंग अफसर से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसी बाहर प्रदर्शन करते रहे। शाम के समय भगत सिंह कॉलोनी से कांग्रेसी प्रत्याशी इलियास अंसारी और उनके बेटे वसीम अंसारी का नामांकन निरस्त होने की सूचना सार्वजनिक हुई तो कांग्रेसी भड़क गए। इस बीच भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाथापाई तक हो गई। मौके पर मुस्तैद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और विधायक को यहां से सुरक्षित ले जाया गया। यहां देर शाम तक हंगामा चलता रहा। नामांकन निरस्त होने पर हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों ने ये हंगामा काटा, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहासुनी हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं कि जिस तरीके से देखिए किस तरीके से आपस में तनातनी हुई। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में कहासुनी भी यहां पर हुई। नामांकन निरस्त होने पर यह हंगामा देखने को मिला है। खबर देहरादून से है, जहां आज दून में कोहरे से सुबह की शुरुआत हुई। वहीं मौसम विभाग ने 1 से 2 दिन मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। ये चेतावनी हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर दी गई है। जबकि 5 और 6 जनवरी को मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है। उधर नैनीताल जिले में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। तापमान रोजाना नीचे गिर रहा है। जिले में ठंड में फैलने वाली बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। तो वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्वेता खरकवाल ने बताया कि जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों को ठंड के मौसम को देखते हुए सर्दी, जुकाम और
हृदय रोग जैसे बीमारियों की समुचित दवाइयों को रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अभिभावकों को जो है सलाह दी गई है कि वह अपने बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें, शीतलहर से उन्हें गर्म कपड़ों के सहारे से बचाकर रखें। जिले में इस वक्त सर्दी और हृदय रोग से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हमारे सचिव महोदय व निदेशिका महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सभी अस्पतालों में समुचित मात्रा में शीत ऋतु से संबंधित दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा वृद्धजनों के लिए जीरियाट्रिक वार्ड्स हमारे कुछ अस्पतालों में काम कर रहे हैं। इस वक्त हृदय रोगियों और छोटे बच्चों के लिए विशेष सावधानी की जरूरत होती है, इसलिए उनको ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए घर में सभी जो परिजन है उनका विशेष ध्यान रखें। उधर खटीमा नगर पालिका में चुनाव प्रचार प्रसार हेतु भाजपा के चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया, जहां भारी संख्या में स्थानीय स्तर के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। वहीं विधिवत हवन पूजन के साथ भाजपा के अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने साथ जो है संयुक्त रूप से फीता काटकर चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया और उद्घाटन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का भी आयोजन किया, जिसमें पालिका अध्यक्ष पद पर विजय हासिल करने हेतु प्रचार प्रसार करने और मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर इस अध्यक्ष प्रत्याशी जोशी को जो है पक्ष में 100% मतदान करने की रणनीति बनाई गई। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं और खटीमा की इस महान जनता को प्रणाम करता हूं, जो आज यहां पे उपस्थित हुई और उन्होंने ये दिखा दिया कि उनका विश्वास, उनका प्यार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और हम इस जो नगर पालिका चुनाव है उसको भारी बहुमत से जीत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रख देंगे और इस खटीमा के विकास की एक बयार जो बहाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो बयार बहाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उधर काशीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के पक्ष में कांग्रेस महिला शक्ति ने जो है नगर के मुख्य मार्गों पर स्थित व्यापारियों से जनसंपर्क किया और इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से काशीपुर के विकास के लिए हाथ के पंजे को मजबूत करने और संदीप को भारी बहुमत से जिताने को लेकर अपील की। वहीं जनसंपर्क के दौरान उत्तराखंड पीसीसी सदस्य अलका पाल और कांग्रेस महिला शक्ति नेता मीनू सहगल ने पूर्व बीजेपी मेयर और भाजपा विधायक पर हमला बोला। हमें सबसे मैं कहना चाहूंगी काशीपुर वासियों को आज हम सबकी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काशीपुर में आपके मनपसंद संदीप सहगल आने वाले हैं। आपकी दुआओं के साथ, आपके विश्वास के साथ काशीपुर को बहुत सुंदर बनाने के लिए आपके सहयोग के साथ वो पधार रहे हैं और आपका सहयोग मिलेगा तो जरूर आपकी हर उम्मीद पे खरा उतरेंगे। देखिए, महिलाएं तो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है और महिलाएं इस समय इस चुनाव में मैदान में डटी हुई है। आखिर काशीपुर की जनता भाजपा को वोट क्यों दे? काशीपुर की जनता को बार बार छलने का काम किया गया। जब काशीपुर में विधायक के चुनाव हुए, मेयर के चुनाव हुए,
तो काशीपुर को लेकर के बहुत सारे आश्वासन, बहुत सारे झूठे वादे किए गए और जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। आज हम शहर के हालात देख सकते हैं, सड़कें टूटी, नालियां गंदगी से कटी हुई है। वरिष्ठ समाज सेवी और पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से काशीपुर के विधायक प्रत्याशी रहे व सनातनी युवा नेता गगन कंबोज काशीपुर से चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए थे, लेकिन यहां पर शमशान घाट अध्यक्ष और मां मनसा देवी शोभा यात्रा के प्रमुख विकास शर्मा खुट्टू के निधन के चलते उन्होंने चुनाव लड़ने का मन हटा दिया है। आज उन्होंने रामनगर रोड स्थित होटल में सभागार में पत्रकारों के समक्ष खुले मंच से भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने अपने समस्त चाहने वालों से अपील की है कि आने वाली 23 जनवरी को भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को वोट देकर सफल बनाएं। जो काशीपुर में बड़े भाई विकास शर्मा खुट्टू जी का निधन हुआ, उससे पूरा ही काशीपुर गमगीन है। परिवार की तरह बड़े भाई के रूप में हमेशा आशीर्वाद उनका सदैव रहा। ताऊ जी के समय से 2 नहीं 3 बेटे के रूप में उन्होंने मुझे देखा और हमेशा कंधे पर हाथ रहा। तो परसों घटना घटी, जब ये पता चला शाम, सबसे पहले सूचना जब 5 साढ़े 5 बजे आई तो ऐसा लगा कि सब कुछ ही खत्म हो गया है। लेकिन चुनावी समर है कि मैंने मेयर प्रत्याशी के रूप में पर्चा लिया था। उधर पूर्णगिरी मार्ग गेंडाखाली में टनकपुर की ओर जा रही एक टैक्सी मैक्स बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में लखनऊ के विपिन के पैर में मामूली चोट आई है, वहीं मैक्स वाहन का चालक मौके पर फरार हो गया। आपको बता दें कि घायल यात्री विपिन ने बताया कि वाहन में 18 यात्री सवार थे। सभी यात्री पूर्णगिरी से दर्शन करके टनकपुर लौट रहे थे। मैक्स चालक बेकाबू तरीके से कान में हेडफोन लगाकर वाहन को चला रहा था, जिसके लिए उसे टोका भी गया, लेकिन चालक ने ज्यादा चक्कर लगाने की बात कही और बेकाबू तरीके से वाहन को चलाता रहा। तभी कुछ दूर आगे जाकर चालक ने ओवरटेक किया, जिस कारण अचानक वाहन हाईवे से नीचे खाई में उतर गया, जिसमें 2 लोगों को चोट आई है। ये लेकिन बहुत अनाप शनाप गाड़ी चला रहा था और एकदम से जब गाड़ी इसने ओवरटेक की तब गाड़ी इसने पलटा दी और कान में लीड लगाया था। हम लोग 2-3 बार मना भी किया तो कहने का बैठे चुपचाप और लगी है और उसके बाद दूसरी गाड़ी में बैठ के भाग गया। 18 सवारी खड़ी गई ना सीधी। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में ऊधमसिंह नगर पुलिस लगातार कार्य कर रही है। ऊधमसिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस टीम की यूपी के नशा तस्कर से मुठभेड़ हो गई, वहीं गोली लगने से नशा तस्कर घायल हो गया। और आपको बता दें कि आरोपी के पास से 1 किलो अवैध स्मैक बरामद हुई है और एसएसपी ने बताया कि नशे के अवैध कारोबार से आरोपी 8 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बना ली है और जांच के बाद पुलिस द्वारा आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। घटना में घायल तस्कर को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस 25,000 के इनामी रिफाकत हुसैन की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस के द्वारा अंजनिया के पास पिकेट लगाई गई ऐसे संदिग्ध और इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें पुलिस को देखकर यह अपनी मोटरसाइकिल को कच्चे रास्ते में उतार दिया और गाड़ी छोड़कर गन्ने के खेत में चला गया और पुलिस पर इसने फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी इस पर फायर किया, जिससे इसको पैर में गोली लगी है। क्षेत्राधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे और तलाशी के दौरान लगभग 1 किलो स्मैक इससे। उधर विकास को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है और आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार की तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं
प्रदेश में चला रही है और कनेक्टिविटी से लेकर मेडिकल की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रदेश के विकास को लेकर जो है बीजेपी सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है 2047 में भारत की आजादी के स्वर्णिम जयंती के मौके पर जो है देश की अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। उनका दावा है कि प्रदेश के विकास के लिए निरंतर बीजेपी सरकार काम कर रही है। की ओर आगे बढ़ता हुआ कदम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम सब मिलकर के 2047 में जब स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उसमें उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश होगा। उन्होंने कहा भी है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो भारत के अग्रणी राज्यों में होगा। 2025 में हम 25 वर्ष पूरे कर लेंगे। इस दृष्टि से भी यह गौरवशाली वर्ष। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।